एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। खबरों की शुरुआत करते हैं। राज्य में फर्जी डॉक्यूमेंट को लेकर सीएससी सेंटर पर प्रशासन की लगातार छापेमारी की जा रही है और देहरादून में सहारनपुर रोड के माजरा में सीएससी सेंटर पर छापेमार कार्रवाई जारी है, जिसमें सेंटर पर रेट लिस्ट गायब होने के साथ में निर्वाचन संबंधित दस्तावेज मिलने के साथ ही बनाए गए प्रमाण पत्रों का भी रजिस्ट्रेशन नहीं मिला है। पूछताछ में सेंटर संचालक जानकारी नहीं दे सके हैं, जिसके बाद में प्रशासन ने सीएससी सेंटर को सील कर दिया है। सीएम धामी के निर्देश पर उत्तराखंड में राशन की दुकानों से मिलने वाले राशन के लाभार्थियों को वेरिफिकेशन भी शुरू कर दिया गया है और इसी के तहत तो उधम सिंह नगर जिले में खाद्य विभाग ने जांच में अपात्र पाए गए परिवारों के राशन कार्ड निरस्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी है और जिले में अब तक की कड़ी कार्रवाई में अंत्योदय योजना के 205 गुलाबी राशन कार्ड और पीएचएच श्रेणी के 2245 सफेद राशन कार्ड रद्द किए गए हैं। सबसे ज्यादा अपात्र राशन कार्ड किचवा में काटे गए हैं, जहां करीब 621 कार्ड निरस्त कर दिए गए। पूरे जनपद में सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है और अलग अलग तहसीलों में अलग अलग जो अपात्र राशन कार्ड धारक हैं उनको चिन्हित किया गया है। आपको बताना चाहेंगे कि पूरे जनपद में 205 अंत्योदय राशन कार्ड और 2245 सफ़ेद वाले कार्ड, जिन्हें प्राथमिक परिवार कहते हैं, उन्हें अभी तक अपात्र पाया गया है और यह अभियान अभी जारी है, जिसमें अपात्रों को चिन्हित करने का कार्य लगातार किया जा रहा है। पिछले कुछ सालों में उत्तराखंड में डॉक्यूमेंट्स का कैसा दुरुपयोग हो रहा है, ये बात अब जांच में सामने आने लगी है। फर्जी डॉक्यूमेंट्स की जांच को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेश हुए तो कई विभागों की कलई खुल गई है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। उत्तराखंड में इन दिनों फर्जी डॉक्यूमेंट्स को लेकर चेकिंग तेज है। सीएससी सेंटर्स में जहां भी फर्जी डॉक्यूमेंट्स बन रहे हैं, उन पर प्रशासन की नजर है। गुरुवार को देहरादून में सीएससी सेंटर्स की चेकिंग में अनियमितता मिली तो कुछ सेंटर्स को सील भी किया गया। देहरादून में 10,000 फर्जी राशन कार्ड और 5,000 के करीब आयुष्मान कार्ड फर्जी पाए गए। सीएम धामी ने कहा कि जांच को व्यापक स्तर पर चलाया जाएगा और हमने इसीलिए राज्य के अंदर पिछले 10 सालों का पूरा एक वेरिफिकेशन ड्राइव हम इस पर चला रहे हैं कि जिन्होंने गलत तरीके से यहाँ पर राशन कार्ड बनाए हैं, यहाँ पर वोटर आईडी बना ली है या आधार कार्ड ले लिया है, बिजली के कनेक्शन ले लिए हैं, तमाम प्रकार की जो सुविधाएं जो उनको नहीं मिल सकती हैं, जिसकी वो पात्रता में नहीं आते हैं, उनको भी ये सब मिल गए हैं और यही हमारी डेमोग्राफिक जो खराब हो रही है उसके लिए हमारे लिए बड़ा चैलेंज है। वहीं जिलाधिकारी देहरादून का कहना है फर्जी डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल राशन बनाने, आयुष्मान कार्ड बनाने में बड़े पैमाने पर पाया गया है। देहरादून में कई लोगों ने इन कार्ड का गलत तरीके से इस्तेमाल किया, जिसको देखते हुए उन अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी जिनकी लापरवाही से ये कार्ड बने हैं। यदि वहाँ पे कोई भी फॉर्जरी की जा रही है, कोई भी फ्रॉडुलेंट वे से रिपोर्ट्स लगाई जा रही हैं, तो जो जेन्युइन हमारे लाभ हैं स्कीम्स और डिपार्टमेंट्स के थ्रू जो हम सब्सिडीज़ देते हैं, धनराशि अंतरण करते हैं या अन्य कई इनडायरेक्ट लाभ मिलते हैं, वो डाइवर्ट होते हैं। देखिए, मिसयूज़ अगर डॉक्यूमेंट अगर किसी के रडार पे नहीं है और किसी ने जांच नहीं की है, तब तो डॉक्यूमेंट मिसयूज़ हो सकते हैं। अदरवाइज देखिए, आज की डेट में जो आधार कार्ड बन रहे हैं ये वो किसी भी ओरिजिनल प्रूफ के नहीं बनते हैं, उसके लिए प्रूफ देना पड़ता है। इसी प्रकार राशन कार्ड की प्रक्रिया है, उसमें जो आधार कार्ड है वो मेंशन है। पहले तो फर्जी दस्तावेज बनाकर घुसपैठ की गई, फिर राशन कार्ड बनवाकर सरकारी राशन का लाभ लिया गया, तो आयुष्मान कार्ड से स्वास्थ्य लाभ भी जम कर लिया गया और असली पात्र को सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रखा गया। उम्मीद है कि ऐसे घुसपैठियों को अब बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सतलानी उनियाल की रिपोर्ट। देहरादून में कल के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि जब पुष्कर सिंह धामी पहली बार मुख्यमंत्री बने थे
तब कांग्रेस नेतृत्व ने उनसे धामी के खिलाफ अनर्गल बयान देने का दबाव डाला था और प्रमोद कृष्णम ने बताया कि उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया, जिसके बाद में कांग्रेस के कई बड़े नेता उनसे नाराज हो गए। एक बड़ा खुलासा किया कि जिस समय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बने थे उत्तराखंड के, तो उस समय कांग्रेस आप पे दबाव बनाती थी उनको बदनाम करने के लिए, क्या था? देखिए, उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं उनका चरित्र एकदम साफ था, उनका दामन साफ था, लेकिन कांग्रेस पार्टी चाहती थी कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को बदनाम किया जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बुधवार को नैनीताल दौरे पर थे और गुरुवार को सुबह वो नैनीताल में मॉर्निंग वॉक पर निकले और एटीआई से होते हुए मल्लीताल पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्थानीय लोगों से मुलाकात कर सरकार के कामकाज का फीडबैक लिया और उनकी समस्याओं को भी जाना। साथ ही सीएम धामी ने न सिर्फ चाय बनाई बल्कि लोगों को भी चाय पिलाई। इसके बाद में मुख्यमंत्री ने मंदिर माला के तहत चल रहे कामों का भी निरीक्षण किया। सीएम धामी ने कहा कि धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार हमेशा प्रयास कर रही है। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जहां पर सीएम ने लोगों से मुलाकात की, दूसरी तस्वीर में मुख्यमंत्री चाय बनाते हुए नजर आ रहे हैं और तीसरी तस्वीर आप देखिए मंदिर माला के पास की ये तस्वीर है जहां पर निर्माण कार्यों का निरीक्षण भी लिया, लोगों से बातचीत भी की और साथ ही जो निर्माण कार्य चल रहे हैं इस वक्त उत्तराखंड में उनका फीडबैक भी अधिकारियों से लिया। रोड बनाने की परियोजना पर काम जिस पर आगे बढ़ रहा है, इसके साथ साथ हमारे अनेक स्थान, चाहे बैजनाथ धाम हो, बागनाथ हो, हाटकाली का स्थान हो, कोटगाड़ी मैया का स्थान हो, सभी स्थानों को बढ़ाया जा रहा है। माँ बाराही का स्थान हो, पूर्णागिरी हो, चैती मंदिर हो, इन सभी को और जो हमारे अन्य भी धार्मिक स्थल हैं उन सभी को पूरी तरह से नए स्वरूप में पुराना जो हमारा पौराणिक है उसको बनाते हुए, यानी कि विरासत और विकास, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो कहते हैं उसी को आगे बढ़ाते हुए इस पर काम किया जा रहा है। 2022 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस में सेंध लगाने की बीजेपी की रणनीति अब खुद बीजेपी पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। एक एक सीट पर कई दावेदार 2027 में बीजेपी के चुनावी गणित को बिगाड़ सकते हैं। आपको इसी से जुड़ी रिपोर्ट दिखाते हैं। गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक दर्जन भर ऐसी सीटें हैं जहां बीजेपी ने कांग्रेस के बड़े चेहरों को तोड़कर अपने साथ जोड़ा ताकि कांग्रेस को बैकफुट पर धकेला जा सके। लेकिन अब बारी 2027 की है और ये सभी चेहरे टिकट की दावेदार हैं। टिकट मिला तो ठीक, वरना कांग्रेस और निर्दलीय का ऑप्शन तो खुला ही है। दोनों ही हालात में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। टिकट एक को ही मिलना है, लेकिन बाकी गणित गड़बड़ा सकते हैं और कांग्रेस इसी मौके पर टकटकी लगाए बैठी है। गंगोत्री सीट से सुरेश चौहान विधायक हैं। विजयपाल सजवाण भी अब टिकट की दौड़ में हैं। सजवाण 2022 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे। वहीं प्रोला से दुर्गेश्वर लाल बीजेपी के विधायक हैं। राजकुमार, मालचंद, राजेश जुवाठा अब बीजेपी में हैं। तीनों ही टिकट के दावेदार बताए जा रहे हैं। टिहरी में पूर्व कांग्रेसी किशोर उपाध्याय अब विधायक हैं। धन सिंह नेगी और दिनेश धनी भी टिकट के दावेदार हैं। दोनों ही कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ चुके हैं। भीमताल से विधायक राम सिंह कैड़ा हैं। दान सिंह भंडारी अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। 2022 में भंडारी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे, लेकिन वही तोड़फोड़ आज भारतीय जनता पार्टी के गले की फांस बन गई है, क्योंकि एक एक विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी में ही लंबी कतारें लगी हुई हैं और ऊपर से जो लोग कांग्रेस से टूट करके भाजपा में गए हैं वो भाजपा के लिए सिर दर्द बने हुए हैं, क्योंकि सभी लोग विधानसभा की दावेदारी चाहते हैं, टिकट चाहते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी किस किस को विधानसभा का टिकट दे देगी। उधर बीजेपी का कहना है कि पार्टी में आने वाला हर नेता पूरी निष्ठा और अनुशासन के साथ जुड़ता है। पार्टी में सामूहिक फैसले होते हैं और सभी उसी फैसले के साथ खड़े रहते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब किसी को भी इस पार्टी में जोड़ती है तो पार्टी निष्ठा के साथ व्यक्ति कार्य करे, इस दृष्टिकोण से जोड़ती है। हम किसी को कोई आश्वासन देकर दल से नहीं जोड़ते हैं, स्वार्थ देकर दल से नहीं जोड़ते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में जब निर्णय होता है सभी कार्यकर्ता उस निर्णय के साथ खड़े रहते हैं
कोई बैकफायर की बात नहीं है। बहरहाल बीजेपी ने कुनबा तो जोड़ लिया, लेकिन चुनाव तक उसे जोड़े रखना टेढ़ी खीर से कम नहीं, क्योंकि जो नेता टिकट की चाह में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ सकते हैं, वो टिकट न मिलने पर घर वापसी भी कर सकते हैं। जैसे जैसे चुनावी शोर तेज हो रहा है, वैसे वैसे अंदरूनी खींचतान भी बढ़ने लगी है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। एनजीटी ने उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया। शिवालिक एलिफेंट रिजर्व में सोंग नदी में स्टोन क्रशर का ये मामला है, जहां पर एनजीटी ने पूछा है कि स्टोन क्रशर को मंजूरी देते समय आखिर वन्यजीव गलियारे को नजरअंदाज क्यों किया गया। एनजीटी ने हलफनामा पेश करने के निर्देश दिए हैं। हरिद्वार में प्रस्तावित मेला नियंत्रण भवन की नई बिल्डिंग पर हेलीपैड भी बनाया जाएगा। आपातकालीन स्थिति से निपटने और साथ ही हरिद्वार में अक्सर होने वाली वीवीआईपी मूवमेंट में यह हेलीपैड कारगर साबित होगा। हर की पैड़ी के पास में स्थित मेला नियंत्रण भवन की बिल्डिंग पर हेलीपैड बनाने के लिए मेला प्रशासन और यूकाडा की तरफ से सर्वे और फ्लाई का ट्रायल भी किया गया है। डीजीसीए से अनुमति मिलने के बाद में नई बिल्डिंग पर हेलीपैड बनाए जाने का काम भी शुरू किया जाएगा। इसके बाद में इस स्थायी हेलीपैड पर प्राइवेट और सरकारी हेलीकॉप्टर आराम से लैंड कराए जा सकेंगे। डिस्कशन में आया था कि इस पे हेलीपैड अगर बन सकता है तो उसकी फिजिबिलिटी चेक कर ली जाए। उसी के क्रम में कल यूकाडा की टीम यहाँ आई थी और उसका फिजिबिलिटी सर्वे करके गई है और डीजीसीए से जो कंसल्टेशन है उसके उपरांत फिर आगे कार्रवाई की। बेसिकली हेलीपैड के बनाने के बहुत सारे कारण हैं। एक अस्थाई, यहाँ पे अस्थाई हेलीपैड्स हैं, लेकिन एक परमानेंट हेलीपैड नहीं है। विकासनगर में शिमला बाईपास के शेरपुर क्षेत्र में एक तेज रफ्तार ट्रक बेकाबू होकर एक घर में जा घुसा। घटना में घर की भारी नुकसान की जानकारी है और गनीमत ये रही कि हादसे के समय परिवार के सदस्य सुरक्षित स्थान पर मौजूद थे, वरना बड़ी जनहानि हो सकती थी। वहीं स्थानीय निवासियों ने प्रशासन और पुलिस से मांग की है कि रात से भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाई जाए। पिथौरागढ़ के पांगला और साथ ही जयकोट में भालू के आतंक से ग्रामीणों में भारी दहशत है। भालू के हमले में एक महिला की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ऐसे में अब ग्रामीणों ने वन विभाग के खिलाफ नाराजगी जताई है। ग्रामीणों का आरोप है कि लगातार हो रहे हमले के बाद में विभाग ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। पांगला और जयकोट क्षेत्र में भालुओं का पूरा आतंक चल रहा है और अभी तक जो है कि एक की मृत्यु हो गई है, एक गंभीर रूप से घायल है जो हायर सेंटर हल्द्वानी सुशीला तिवारी में एडमिट है आईसीयू में, और जो है 2 महिलाओं को अभी हॉस्पिटल से छुट्टी मिली है। और भालू के आतंक के संबंध में उन्होंने जो अपनी समस्या उससे अवगत कराया। उसके क्रम में मेरे द्वारा जो है डीएफओ से तत्काल बात की गई है और डीएफओ जो है यहाँ पर उनको निर्देशित किया गया है कि वो तत्काल वहाँ पर जो है अपनी क्यूआरटी और टीम भेजना सुनिश्चित करेंगे और जो भी इसमें यथासंभव और फास्ट कार्रवाई जो भी है उसको करना भी सुनिश्चित करेंगे। उत्तरकाशी के भटवाड़ी में भालू का आतंक बढ़ता जा रहा है। रैथल गांव के मथाली तोक में भालू ने एक युवक पर हमला कर दिया, जिसे गंभीर हालत में भटवाड़ी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। लगातार हो रहे हमले को लेकर ग्रामीणों ने आक्रोश दिखा है। पीठ में उनके जख्म है, अभी सारे और हिप्स में भी उनका रिप तोड़ रखी है। अभी यहाँ पर संयुक्त अभियान में हमारे जंगलात वन विभाग भटवाड़ी ने, पुलिस थाने ने और स्थानीय नौजवानों ने उस लड़के को पीएससी भटवाड़ी में लाया है और यहाँ पर फर्स्ट एड उपचार चल रहा है। ऐसा ही ये भालू जो है ये कई दिन से हमारी छावनी के अंदर घुस रहा है यहाँ पे, और सुबह में जब 4 बजे सुबह सोने से उठा तो मैं बाहर आने की कोशिश कर रहा था, कुत्ते भौंक रहे थे वहाँ पे। वो भालू जो है मेरे मकान के बगल में आ रखा था, वहाँ पे वो छान तोड़ने के लिए मेरे छप्पर पे आ रखा था वहाँ पे। रुद्रप्रयाग में भी भालू का आतंक बढ़ता जा रहा है। रानीगढ़ क्षेत्र के कोट तल्ला में भालू ने ग्रामीण पर हमला कर दिया और हमले में ग्रामीण घायल हो गए हैं। वहीं बढ़ते भालू के आतंक से लोग दहशत में हैं। गांव की महिलाएं घास लेने तक जाने से डर रही हैं। गांव के लोगों ने वन विभाग से जल्दी भालू को पकड़ने की मांग की है।
लेके हमारे गाँव की महिलाएं घास और चारा के लिए जंगल में जाती हैं, वो जंगल नहीं जा पा रही हैं, वो डर गए हैं। और कैसे निकलेगा? गांव से मैच 200-300 मीटर ऊपर पे भालू आ गया है, यानी गांव में ही भालू आ गया है। चलिए अब देखते हैं पहाड़ टॉप 10। कोटद्वार में बिना सत्यापन किराएदार रखने वालों के खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। इस अभियान के तहत 66 लोगों के चालान काटे गए। उत्तराखंड हाईकोर्ट बार एसोसिएशन में चुनावी प्रक्रिया शुरू हो गई है। आम सभा के बाद में मुख्य चुनाव अधिकारी ने घोषणा कर दी है। हरिद्वार में शुक्रवार को कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर बड़ी मीटिंग होगी, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सभी अखाड़ों के साधु संतों के साथ में चर्चा करेंगे। हल्द्वानी में नैनीताल जिले के सांसद अजय भट्ट ने जिले की विकास योजनाओं से जुड़ी हुई दिशा कमेटी की बैठक ली। इस दौरान कई विकास योजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई। पिथौरागढ़ में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने निगरानी समिति की मीटिंग ली है। केंद्र के सहयोग से चल रही सभी विकास योजनाओं की समीक्षा की। चमोली की गोपेश्वर में सहकारिता मेले में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी पहुंचे। भट्ट ने कहा कि आज सरकार किसानों की आय को दोगुना करने का कार्य कर रही है। अल्मोड़ा में आधा दर्जन पार्किंग का धीमी रफ्तार से चल रहा काम, वहीं बसें सड़क पर ही खड़ी हो रही हैं। रुड़की के मच्छी मोहल्ले में सड़क के डामरीकरण के काम को नगर आयुक्त ने देखा और कहा कि काम में गुणवत्ता न मिलने पर ठेकेदार का लाइसेंस रद्द होगा। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद अपनी 2026 की बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियों में जुट गया है। इस बार इस बोर्ड में करीब 2,15,000 परीक्षार्थियों ने आवेदन किया है। बागेश्वर में कांडा रावत सेरा लंबे समय से खराब है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि 20 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होने के बावजूद भी सड़क की दशा नहीं सुधरी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को लोक सेवा आयोग से चयनित 178 लाभार्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। उन्होंने सभी को ईमानदारी और निष्ठा के साथ में उत्तराखंड के विकास में योगदान देने की अपील की। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में आयोजित समारोह में अर्थ और संख्या, कृषि, उद्यान और साथ ही महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। इनमें 117 अर्थ एवं संख्या, 12 कृषि, 30 उद्यान और साथ ही 19 महिला सशक्तिकरण विभाग के चयनित अभ्यर्थी शामिल हैं। मैंने उनकी जो भी निश्चित मांगे थी, जो भी जरूरत थी, वो सब मांगे हमने उसी समय मान ली और हम दोबारा से उसकी परीक्षा आयोजित करवा रहे हैं। अभी 10-12 हजार जो हमारी नियुक्तियां अगले 1 वर्ष के अंदर होनी है, उसका कैलेंडर हमारा तैयार बना हुआ है। मैं सभी को कहना चाहता हूं कि जो भी आगे हमारे छात्र हैं, छात्राएं हैं, युवा हैं, परीक्षाओं में भाग लेना चाहते हैं, वो मेहनत से अपनी तैयारियां करें। तय समय पर कैलेंडर के आधार पर सभी नियुक्तियों के पेपर आयोजित किए जाएंगे, नियुक्तियां संपन्न की जाएंगी। भाइयों बहन, हमारे विकल्प का ही, संकल्प का ही परिणाम है कि आज प्रदेश में बहुत सारे नवाचार हो रहे हैं, बहुत सारे नए नए हमारे रिकॉर्ड भी बन रहे हैं। आज प्रदेश में रिवर्स माइग्रेशन के आंकड़ों में भी अभूतपूर्व रूप से वृद्धि हुई है। और देहरादून में वर्ल्ड समिट ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट पर कार्यक्रम होगा, जिसमें अलग अलग देशों में आपदा आने पर साइंस एक्सपर्ट्स का रोल और साथ ही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, इस पर देहरादून में डिस्कशन होने जा रहा है। साथ ही पहली बार आईपीएल के तर्ज पर साइंस प्रीमियर लीग का भी आयोजन होगा, जिसमें साइंस और स्टूडेंट्स के बीच में इंटरेक्शन और साथ ही कंपटीशन करवाया जाएगा। 28 से 30 नवंबर के बीच में देहरादून में ग्राफिक एरा इंस्टीट्यूट के कार्यक्रम का आयोजन होगा और 28 नवंबर को लगभग 4-4:30 बजे करीब मेरा इस बात के लिए 28 से 30 तारीख तक ये विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन है, क्लाइमेट एक्शन का है और इसके साथ साथ में राज्य की हमारी साइंस टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस है। आयोजन देहरादून में है, ग्राफिक एरा में जो उनका सिल्वर जुबली कन्वेंशन सेंटर है, इसका आयोजन है और
त्रिदिवसीय है। दुनिया के कई देशों के लोग हैं, विशेषज्ञ हैं, वैज्ञानिक संस्थाओं के हैं, कम्युनिटी से जुड़े हुए लोग हैं, दुनिया भर के हैं, लगभग 50 के आसपास देशों के लोग इसमें आ रहे हैं। देहरादून के सिडकुल मुख्यालय के तहत आईटी पार्क की करीब 100 एकड़ जमीन किसको और कैसे आवंटित की गई है, इसकी जानकारी विभाग अब तक नहीं दे पा रहा है। कांग्रेस नेता अभिनव थापर का आरोप है कि उन्होंने आरटीआई से जानकारी मांगी तो सिडकुल विभाग लगातार जानकारी देने से बच रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि विभाग जानबूझकर सूचना छिपा रहा है और लगातार गुमराह कर रहा है। आईटी पार्क की 98.5 एकड़ लैंड, जिसका आज बाजारी मूल्य 4000 करोड़ रुपए से ज़्यादा है, उसमें एक बहुत बड़े संभावित घोटाले की एक अंदेशा नज़र आ रहा है। 2 साल से हम लोग प्रयास कर रहे हैं आरटीआई के माध्यम से कि हमको ये सारी फाइल, दस्तावेज, इससे संबंधित सारे कागज मिले। हमको यही बताया जा रहा है बार बार कि ये फाइल उपलब्ध नहीं है। उत्तराखंड में पहली बार होने जा रहे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 71वें अधिवेशन की शुरुआत शुक्रवार से होने जा रही है। 3 दिन तक चलने वाले इस अधिवेशन में गुरुवार को रानी अब्बक्का बाई प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। आयुर्वेद केंद्र पतंजलि योगपीठ के अध्यक्ष आचार्य बालकृष्ण और कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए छात्रों को देश का भविष्य बताते हुए इस अधिवेशन को समाज के लिए सकारात्मक बताया। और ये 71वां अधिवेशन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो है छात्र हितों के लिए 365 दिन कैंपस में सक्रिय रहता है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्रों को संस्कार से लेके और उनको उनके करियर के लिए क्या क्या करने हैं, ये सारी गतिविधियां विद्यार्थियों के बीच में करता है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो कार्य कर रहा है उसका सूक्ष्म और लघु रूप इस प्रदर्शनी के माध्यम से उन्होंने प्रदर्शित भी किया है। आज की युवा पीढ़ी हमारा कल का भविष्य है, देश की रीढ़ की हड्डी है। यदि वो सन्मार्ग पर चलेगी तो देश निश्चित रूप से उच्च शिखर पर आरूढ़ होगा। जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में भगवान बद्री विशाल की डोली पहुंच गई है और अब शीतकाल में बद्री विशाल की पूजा अर्चना नरसिंह मंदिर में होगी। इसके साथ ही आदि गुरु शंकराचार्य की गद्दी और गरुड़ भगवान भी मंदिर में विराजमान हुए हैं। स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर गद्दी का स्वागत किया। नरसिंह मंदिर में स्थित लक्ष्मी मंदिर के सामने गणेश पूजन के बाद में यात्रा का विधिवत तरीके से समापन की घोषणा भी की गई और अब शीतकालीन यात्रा की शुरुआत हुई। हर्ष उल्लास से डोली का स्वागत किया गया भगवान बद्री विशाल जी का और राहुल जी का, और सभी लोगों में इतना हर्ष उल्लास है इस बार जोशीमठ में। और मेरा सभी देश विदेश यात्री गणों से निवेदन है कि आप 6 माह यहाँ पे आइए और भगवान बद्री विशाल जी की डोली का यहाँ पे दर्शन का सौभाग्य प्राप्त कीजिए। के मंदिर में आकर के जिस प्रकार से यात्रा का समापन किया जाता है विधिवत संपन्न किया गया और आगामी वर्ष में जो यात्रा प्रारंभ होगी फिर यहाँ से ही और पुनः वही परंपरा प्रारंभ होगी और तदनंतर पुनः यात्रा प्रारंभ होकर के मानवों की पूजा प्रारंभ होगी। पिथौरागढ़ के आदि कैलाश क्षेत्र में इन दिनों पारा -10 डिग्री तक गिर गया है और ऐसे में यहां पर मौजूद पार्वती ताल पूरी तरह से बर्फ में जम गया है। बर्फ से जमी ताल में पर्यटक भी चहलकदमी कर रहे हैं। पारा गिरने से पार्वती ताल भी पूरी तरह से जम गई है। ये इलाका 14,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है और बावजूद इसके इस मौसम का मजा लेने के लिए यहां पर सैलानी आ रहे हैं।